ओके सर। तो ये जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 हो गया। अब मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो -1 से लेके 1 तक, ये मैंने इसको मार्क कर दिया पाई, फिर इसको मार्क कर दिया 2 पाई, इसको मार्क कर दिया 3 पाई और 4 पाई। ऐसे ही इधर मैंने मार्क कर दिया पाई, 2 पाई, 2 पाई माइनस, ये सारी वैल्यूज माइनस में होंगी, 3 पाई और ये हो गया 4 पाई। और मैंने इन सब पे ये माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए कि इसकी जो वैल्यू है ये 1 तक जाएगी, पाई बाय 2 पे ये 1 होगा, फिर ये नीचे आएगी 0, फिर ये -1 होगा, फिर ये इस तरह से ऐसे इसका ग्राफ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ग्राफ आएगा, ये -1 तक वैल्यू जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 1 तक वैल्यू जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर -1 तक वैल्यू जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 1 तक वैल्यू जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, ऐसे इसका ग्राफ चलेगा। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, एफ एक्स मतलब y। फिर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, gx को मैं y ले सकता हूँ अगर मुझे सेम ग्राफ पे इसको बनाना है, और ये x बाई 10, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ बना। ये जो y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ है बेटा? बोलो बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 किस चीज का ग्राफ है? ये आपको अच्छे से आता है। हर्ष, भाई हाँ ना तो बोलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। हर्ष बेटा, इसका ग्राफ बताओ, और वो टेंशन मत लो पीछे क्या शोर हो रहा है उसका, बिल्कुल ध्यान मत रखो। ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 जो है, ये किस चीज का ग्राफ है? सर वाई एक्सिस पे। नहीं, y एक्सिस पे तो है, लेकिन ये ग्राफ क्या चीज बनाएगी, मतलब ये क्या स्ट्रक्चर बनाएगी y इज इक्वल टू एक्स बाई 10? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इसको बनाएंगे। तो ये देखिए कि अगर हम x को 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। और x को 10 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो ये 0 0 हो गया, एक पॉइंट, और 10, 1, तो 10 यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा? इसकी वैल्यू 3 और ये 3.14, तो 9.42, तो यहाँ पे कहीं पे 10 लाई करेगा। और ये 10, 1 आ गया यहाँ इस वाले पॉइंट पे, ये 10, 1 हो। तो अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ऐसे इसको हम ज्वाइन कर दें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स बाई 10, और ऐसे ही इधर भी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये सिमेट्रिक होगा। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का। अब ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शंस हैं ये y कोऑर्डिनेट्स, इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल है, एक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल है, दूसरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल है, ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। ये चौथा सॉल्यूशन हो गया, ये पांचवा सॉल्यूशन हो गया, ये छठा सॉल्यूशन हो गया, और ये सातवां सॉल्यूशन हो गया। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? कुल मिला के इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 7। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वेश्चन नहीं था, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने की कोशिश करी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को पढ़ते हैं तो उसके y कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये हमें बताता है कि इस x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या हो। और ये जो y की वैल्यू है, यही फंक्शन की इस पूरे टर्म की वैल्यू है। तो आपको हमेशा x और y का ध्यान रखना है, पूरे फंक्शन को नहीं देखना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू क्या है, जो y की वैल्यू है वो ही फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम इस चीज को पढ़ेंगे, और एक छोटी सी चीज के अंदर कितने सारे क्वेश्चन किस किस तरह के हो सकते हैं, और कितने सारे कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स हो सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आप अपने रजिस्टर पे इसको अच्छी तरह से जरूर लिखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया सर। एक मिनट। अब देखिए जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ हम देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। उस तरह से पहले मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर दूं कि भाई आपने ये उसमें पढ़ा हुआ है, कोनिक सेक्शंस में पैराबोला का ग्राफ पढ़ा हुआ है। जैसे ये ग्राफ किसका ग्राफ होता है, आप जरा बताइए। इसकी इक्वेशन बताइए कि ये किसका ग्राफ है और इसकी इक्वेशन क्या होती है। सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हाँ, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ होगा। अब मुझे इसके ओरिजिन को शिफ्ट करना है। मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला जो ग्राफ है मैं कहीं और बना दूं। मान लो इस वाले पॉइंट पे मुझे इस ग्राफ को बनाना है और ये मेरा ओरिजिन है और ये h, k पॉइंट है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये h, k है और मुझे यहाँ पे इस ग्राफ को बनाना है, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये जैसे मुझे ग्राफ बनाना है तो इसमें अब मैं क्या चीज चेंज करूंगा, तो बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। ये आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जैसे ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो इसका ग्राफ होता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर को कहीं पे शिफ्ट कर दूं, मान लो यहाँ पे मैं इस सेंटर को बनाऊं और ये सर्कल हो गया सेम रेडियस, इसकी रेडियस भी वही है जो इसकी रेडियस थी और इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, k है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, इसकी इक्वेशन हो जाती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब भी आप सेंटर को h, k पे शिफ्ट करते हो, सॉरी ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट करते हो, तो x की प्लेस पे x माइनस एच आ जाता है और y की प्लेस पे y माइनस के आ जाता है। बिल्कुल कुछ भी फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है, हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट करोगे तो x की प्लेस पे x माइनस एच आ जाएगा और y की प्लेस पे y माइनस के आ जाएगा। तो बताइए कि इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। सर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो ये आपको सभी के लिए करना है, चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो। जब भी आप ओरिजिन के अलावा कहीं और बनाना चाहते हो तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये ओरिजिन को आप h, k पे शिफ्ट करोगे तो x की प्लेस पे x माइनस एच आ जाएगा और y की प्लेस पे y माइनस के आ जाएगा। अगर मुझे इसको डाउनवर्ड पैराबोला करना हो तो मैं इसमें क्या चीज चेंज करूंगा, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए तो। सर माइनस 4ay। यस सर, माइनस साइन चेंज। -4, ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या a का साइन होता है वो जो माइनस होता है या y का साइन होता है। वाई का। y का साइन होता है ना, क्योंकि ये नीचे आता है ना, इसलिए y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। तो a तो पैरामीटर है वो पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होता है ना। तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, मान लो ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये वाली वैल्यू पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला, y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया सर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये एफ एक्स को हम y ले सकते हैं, तो एफ एक्स को हमने y ले लिया। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें से a कॉमन ले लेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा। फिर ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और होल स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ, इसका हाफ करेंगे तो ये b बाई 2a हो जाएगा। तो ये b बाई 2a का
होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये b/2a का होल स्क्वायर हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस c/a, तो हो जाएगा a इंटू ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस b²/4a² प्लस c/a। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और a को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b²/4a, और ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये c हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा b²/4a, और ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y प्लस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ये जो b² माइनस 4ac होता है इसको आप क्या लिख सकते हो? सर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है सर डी। तो ये y प्लस डी हो जाएगा, तो y प्लस d/4a हो जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पे रखना है x प्लस b/2a, x वाला टर्म लिखना है, तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया, और ये वाला जो a है इसको हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो इसको यहाँ पे हम 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये किस चीज की इक्वेशन हो गई? ये किस चीज की इक्वेशन हो गई बेटा? तो क्या आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के से? यस सर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस b/2a। h हो Yes, जाएगा sir. माइनस b/2a, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस d/4a। ये माइनस d/4a हो, ठीक है। अब देखो इसका अपवर्ड या नेगेटिव डाउनवर्ड होना है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो 4a है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं इसके केस बना रहा हूँ, 4a की वैल्यू 1/a के इक्वल है, ये 4a 1/a के इक्वल हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट केस फर्स्ट, अगर a पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड सर पैराबोला। अपवर्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो 1/a पॉजिटिव होगा, और अगर 1/a पॉजिटिव है तो 4a पॉजिटिव होगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला देखिए कैसे कैसे हो सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला ऐसे हो सकता है, और अपवर्ड पैराबोला ऐसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही डाउनवर्ड पैराबोला के भी 3 केस बिल्कुल इसी तरह से बन सकता है ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो कर्व है इसमें फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ये फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। तो ये वाली सिचुएशन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी क्या सिचुएशन है बेटा? इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें जीरो नहीं है, तो ये ग्रेटर हो देन गया 0। ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा बस, है इक्वल टू जीरो नहीं होगा। और इसमें क्या सिचुएशन है? आप इसमें ना तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ना एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, ना एफ एक्स इज लेस देन 0 लिख सकते हो। अब इनकी क्या कंडीशन होगी? इसके जो दोनों रूट्स हैं, ये जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है कर्व, इसको बोलते हैं रूट्स। ये एक्स की वैल्यू है जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसलिए ये एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक रूट हो गया, और एक्स इज इक्वल टू बीटा दूसरा रूट हो गया। यहाँ पे ये दोनों रूट इक्वल हो गए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। और ये वर्टेक्स भी है, और वर्टेक्स की वैल्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है माइनस b/2 के इक्वल। तो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस b/2a हो गया।
यहाँ पे इसका कोई रूट नहीं मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है इसका मतलब इसकी कंडीशन होगी डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0, और इसके दोनों रूट इक्वल है तो इसकी कंडीशन होगी डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसके दो रियल रूट्स हैं, दो रियल रूट्स डिस्टिंक्ट है तो इसकी कंडीशन होगी डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फंक्शन अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो उसमें डी नेगेटिव होता है ना। और अगर ये जो फंक्शन है ये इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो दोनों रूट्स इक्वल हैं तो ये डी इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0। तो दोनों रूट अगर इक्वल है तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और अगर दो रियल डिस्टिंक्ट रूट है तो डी इज ग्रेटर देन 0। ये वाला जो कंसेप्ट ये है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो डी नेगेटिव होगा, तो इससे जो पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये समझ में आ रहा है बेटा आपको या नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरा फंक्शन पॉजिटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना अपवर्ड पैराबोला को बताता है, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और बिल्कुल इसी तरह के जो केसेस हैं वो ए इज लेस देन 0 के लिए बनेंगे। तो इधर मैं ए इज लेस देन 0 के लिए केसेस बना रहा हूं, जैसे ए इज लेस देन 0 है तो इसमें इस तरह का ग्राफ बन सकता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, सारा कर्व इसके नीचे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, और इस तरह रह सकता है ना। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो नो रियल रूट्स, इसका मतलब डी नेगेटिव होगा। और ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा किसके इक्वल होगा? ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा एच के इक्वल होगा, यानी कि -b/2 के इक्वल होगा। तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू देखोगे तो ये -b/2a के इक्वल आएगी हमेशा। b और a की वैल्यू कहां से मिलेगी? b और a की वैल्यू इससे मिलेगी, ये वाली वैल्यू भी -b/2a के इक्वल होगी। अगर ग्राफ इस तरह से बनता है तो ये जो y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस बना दूं तो y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू आएगी ये y कोऑर्डिनेट ये होगा -d/k की वैल्यू कितनी आई थी? -d/4a, ये d/4a के इक्वल हो, है ना। तो आप अगर इसमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो ये देखो फंक्शन हमेशा इसके y कोऑर्डिनेट से ऊपर ही रहेगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -d/4a के इक्वल होगी। ठीक है, आगे हम इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे ये सब समझ में आ रहा है बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है कि x कोऑर्डिनेट -b/2 के इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट -d/4a के इक्वल होता है, एक तो इसको ध्यान रखना है। और इन चीजों को समझना है कि a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला तीन तरह से हो सकता है। एक्स एक्सिस पे कट करेंगे तो इसको रूट्स बोलते हैं। ये जो ग्राफ है ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का है, ये वाला ग्राफ इक्वल रूट्स का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो अनरियल रूट्स का है। इसमें रूट्स रियल नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। और अगर इसी का ये वाला केस देखो तो इसमें फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहेगी, और इसमें फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, और इसमें फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फंक्शन से, और इस फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपको दिया जा सकता है कि भाई f0, आपको c की वैल्यू दी जा सकती है कि भाई c पॉजिटिव है, या आपको a + b + c की वैल्यू दी जा सकती है कि a + b + c नेगेटिव है। तो इन सब का क्या मतलब होता है? अगर f(x) की वैल्यू ax² + bx + c के इक्वल है,
तो ए बी सी के टर्म्स में y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आ सकती है। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो f0 की वैल्यू हो जाएगी c। x0, ये भी x0, तो f0 c होगी। अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर आप x को -1 पुट करते हो तो ये वैल्यू a माइनस बी प्लस सी हो जाएगी। अगर आप x को 2 पुट करते हो तो ये वाली वैल्यू 4a प्लस 2b प्लस सी के इक्वल हो जाएगी। अगर आप 3 पुट करते हो तो ये वाली वैल्यू 9a प्लस 3b प्लस सी के इक्वल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर आपको इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको हमेशा ये ध्यान आना चाहिए कि एबीसी के टर्म्स में जो वैल्यू होती है वो फंक्शन की किसी ना किसी एक्स के लिए वैल्यू होती है। जैसे अगर मुझे इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, मान लो जो इंफॉर्मेशन एफ एक्स की दी हुई है उसमें इस तरह का ग्राफ है और इसमें दिया हुआ है कि भाई सी पॉजिटिव है, तो सी का मतलब क्या हो गया कि f0, तो इसका मतलब हो गया कि f0 पॉजिटिव है। तो अगर f0 पॉजिटिव है तो वो तो 0 के लिए, मान लो यहाँ पे 0 है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सारा ही पॉजिटिव हो गया। अगर ये सारा पॉजिटिव हो गया, एफ एक्स पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला ही हो सकता है, तो अपवर्ड पैराबोला में ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सी का इंफॉर्मेशन का मतलब है कि f0 की इंफॉर्मेशन दी हुई। तो ए बी सी के जो रिलेशंस हैं वो एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आप इसको इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको सी की वैल्यू पता है तो आप 4a प्लस 2b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर इसमें से 2a कॉमन निकालो तो 2a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपसे हो सकता है कि इसकी वैल्यू पूछे 2a प्लस बी की, लेकिन आप कुछ भी x की वैल्यू रख के इसको 2a प्लस बी नहीं बना सकते। वो तो f2 से मिलेगा आपको, जब 4a प्लस 2b की वैल्यू मिल जाएगी तो 2 कॉमन लेके 2a प्लस बी की भी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपसे 9a प्लस 3b की वैल्यू पूछ रहा है तो आप इसमें 3 कॉमन लेके 3a प्लस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई ये ए बी सी के जो टर्म्स हैं वो फंक्शन की किसी ना किसी एक्स के लिए वैल्यूज होती हैं, तो फिर आपको ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से यूज करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसकी कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी और उस सिचुएशंस के हिसाब से आप भी अपना दिमाग साथ में रखिएगा। अब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आप ग्राफ को स्टडी कर सके कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसका क्या मतलब होगा, तो उसके हिसाब से हम ग्राफ्स बनाएंगे। ये देखो पहली सिचुएशन है बेटा, ए पॉजिटिव है, इसका ग्राफ हमें बनाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है? अगर ए पॉजिटिव है तो इस अपवर्ड पैराबोला बनेगा। डी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? डी नेगेटिव किसकी कंडीशन अनरियल होती है? रूट्स अनरियल अनरियल रूट। रूट्स अनरियल रूट से ग्राफ में आपको क्या समझ में आता है? ग्राफ कैसा होना चाहिए? अबव एक्स एक्सिस। अब आपका एक्स एक्सिस है ना, ए पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। एफ एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स की जो चाहे वैल्यू हो, इसका मतलब है डोमेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन हम वाई एक्सिस पे देखते हैं और वहां से हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मिलता है -b/2 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से हम एक ग्राफ में 1 सेकंड में समझ सकते हैं। तो जैसे ही आपको मिले कि भाई ए पॉजिटिव है तो आप अपवर्ड पैराबोला बनाइए। ये एक्स एक्सिस आपने दिखा दिया कि भाई ये एक्स एक्सिस है, फिर आपने इसके ऊपर अपवर्ड पैराबोला बना दिया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया क्योंकि ए पॉजिटिव है। डी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। आप देखिए कि सारे वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, एक्स इसमें कहीं भी जा सकता है। ये वाला जो पॉइंट है इसको मार्क करिए, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताइए बेटा जरा, क्या होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स? -b/2a। हाँ, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया
है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -b/2a, तो ये सिर्फ x की वैल्यू है, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा -d/4a. -d/4a. -d/4a। तो अगर मैं इसको y एक्सिस पे देखूंगा, मान लो ये y एक्सिस मैंने बना दिया है इधर, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वाला पॉइंट क्या होगा -d/4a. -d/4a। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब y कहां तक जा सकता है ऊपर, हाँ, इन्फिनिटी तक। तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। तो इससे हमें रेंज ऑफ फंक्शन, जैसे ही आपको वो मिला, मान लो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन मिला, आप सीधा उसमें इसकी वैल्यू निकालोगे -d/4a की, और आपको रेंज मिल जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये वैल्यूज आप याद रखते हैं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकते हैं। अब ये जो मिनिमम वैल्यू है ये आपको किस पॉइंट पे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे मिल रही है, और यहाँ पे x किसके इक्वल है -b/2a के इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, ठीक है। तो आप जब तक इसको समझेंगे नहीं ना, ये ग्राफ आप जब तक नहीं समझोगे, इन सब चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, और ना क्वेश्चंस में उसका यूज कर सकते हो। अब ये बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, ये जो थ्योरी थी इसको समझने में कोई दिक्कत आई, No क्लियर है sir. सब। No, sir. No. अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, a इज नेगेटिव एंड d इज नेगेटिव, क्या मतलब हुआ इसका, a नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, Sir, downward. Downward. Downward डाउनवर्ड, parabola. डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। तो ये मैंने x एक्सिस बना दिया, ये x एक्सिस बना दिया, ये इस पे डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, है ना। a नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव है इसलिए ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इसकी सारी fx नेगेटिव हो गया। x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो अब इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, इसका अगर मैं y एक्सिस बना दूं, तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी -इन्फिनिटी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फंक्शन की मैक्सिमम, -d/4a. ये -d/4. -d/4 है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब x की वो वैल्यू जहां पे आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो -b/2a के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको प्रिडिक्ट करिए बेटा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, a पॉजिटिव और d Sir, 0, upward और intersect कर रहा होगा 2 पॉइंट पे. दो पॉइंट पे d इज इक्वल टू 0 है, Yes, sir. d इज इक्वल टू 0 पे 2 D पॉइंट पे कट equals नहीं to. करता। d इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, Sir, सेम दो रूट्स होंगे ना सर. दो रूट्स होंगे, लेकिन वो रूट्स कैसे होंगे, सर इक्वल. इक्वल रूट होंगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगा या 1 पॉइंट पे कट करेगा, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल एक हो point जाए पे cut कर. तो फिर वो टच करेगा, कट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल होंगे। यस सर. तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 इज अ कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तो है ही, 0 भी हो सकती है ना। और 0 किस वैल्यू पे होगी, fx इज इक्वल टू 0, तो x कितना होगा, x होगा इस वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी कि -b/2a। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो कि fx की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो x -b/2a के इक्वल होगा, है ना। और इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी रेंज अगर आप निकालोगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेंज कितना होगा, तो रेंज की वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो,
ठीक है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 हो सकता है वर्टेक्स के ऊपर, और वर्टेक्स पे आपको क्या मिलेंगे, ये रूट्स की वैल्यू मिलेगी, तो इसके जो कॉमन रूट्स हैं वो -b/2a के इक्वल होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको देखिए जरा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सर अपवर्ड होगा और सर इंटरसेक्ट होंगी 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट, यस सर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, फिर हमने अपवर्ड पैराबोला बनाया, इसके 2 पॉइंट्स हो गए इस तरह सर से। इसमें तो पहले ही दे दिया कि 2 रूट्स होंगे। हाँ, वो तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें ग्राफ समझ में आ रहा है ना। यस सर। ये जो सारी वैल्यूज हैं उसी को हम देख रहे हैं, ये इसी की इंफॉर्मेशन है। तो ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव ये कंडीशन दी हुई है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, वो मैं आपको ग्राफ में बता रहा हूँ कि कैसा हो। ठीक है, तो इसके एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 2 रियल रूट्स होंगे। तो रूट्स किसके होते हैं, इक्वेशन के होते हैं, फंक्शन के नहीं, है ना। फंक्शन के पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो इक्वेशन के, इस वाले इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक एक्स इज इक्वल टू बीटा, है ना। अल्फा अगर बीटा से छोटा है तो एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, देखो ये जो फंक्शन है ये इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कहां पे होगा, अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, तो इसको समझिए, एफ एक्स पॉजिटिव है, तो एफ एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस सर इन्फिनिटी से लेके, हाँ बेटा। सर इस ग्राफ में अल्फा बीटा भी इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे अल्फा बीटा, सर अल्फा बीटा, ओ, ए एक्स ओ, की वैल्यू अलग अलग है ना बेटा, ये अलग है ये ये अलग है। सर है सर। अगर इक्वल होते तो एक ही पॉइंट होता, 2 पॉइंट नहीं होते। तो फंक्शन पॉजिटिव है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हमने लिख दिया इस इंटरवल को एक्स इज लेस देन अल्फा। तो एक्स अगर अल्फा से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि एफ एक्स पॉजिटिव होगी। तो अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है एफ एक्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा अल्फा। तक होगी, है ना। या फिर इधर भी होगा, तो इधर भी फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाला जो फंक्शन पॉजिटिव है ये कहां से कहां तक होगा, एफ एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स बीटा से बड़ा होगा। अगर एक्स बीटा से बड़ा होगा तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, बीटा से लेके इन्फिनिटी तक होगी। और अगर नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी। ये इसका ग्राफ है। इसका देखो, इसका कितनी अच्छी एप्लीकेशन होती है, आपको अगर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, जैसे x माइनस अल्फा x-2 इंटू x-3 इज लेस देन 0, मान लो मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, जब हमने ये इनइक्वालिटी इसमें पढ़ा था, तो हमने इसको क्रिटिकल पॉइंट मेथड से या वेवी कर्व मेथड से पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x-2 इंटू x-3 इज लेस देन 0, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को पकड़ लीजिए, यही फंक्शन तो नेगेटिव है, तो हमें वो वैल्यूज निकालनी है जहां पे ये फंक्शन नेगेटिव है। तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, 1। 1 पॉजिटिव है ना। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और उसके रूट्स क्या होंगे, आप जब इसको 0 के इक्वल 2 रखोगे तो और रूट्स 3। मिलेंगे, 2 और 3 मिलेंगे। तो ये आपको अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो आप यस इसको सर, बिटवीन 2 and 3। 2 एंड 3, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको ना ये, अब ये वाला जो ग्राफ है आप चाहे पेपर पे नहीं भी बनाओगे, तो ये वाला ग्राफ आपको अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बन जाएगी, और डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करके विद इन अ सेकेंड आप इसको बता सकते हो। मैं दूसरी इक्वेशन आपको देता हूं, जैसे 4x-3 इंटू x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो आप बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा।
Sir, greater than 3/4 and less than 5. लेस देन 5 बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये वाला पॉइंट 3/4 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज नेगेटिव, ये कर दिए तो क्या होगा? नहीं, इसका इसका बेटा संचय तुमने सही नहीं बताया, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव Yes के लिए sir, नहीं हो गलत सकता, हो गया। है ना। तो इधर वाला होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक और 5 से लेके 5 से इन्फिनिटी तक लेके इसका। इंफिनिटी तक। अब इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा? 4x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज नेगेटिव। तो इसका सबसे पहले तो बताइए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि अपवर्ड या डाउनवर्ड? एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट कैसे आ रहा है? सर -4। नेगेटिव है ना। नेगेटिव है तो कैसा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड। आपने ये डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिए 3/4 और ये 5, है ना। अब आपको नेगेटिव चेक करना है, तो नेगेटिव इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, मतलब बीच वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो आप लिख सकते हो कि x क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, कहां से कहां तक के पॉइंट्स नहीं आएंगे? 3/4 से लेके 5 तक के पॉइंट्स नहीं आएंगे। और क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लेना है, तो 0 वाले पॉइंट्स को भी एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे 3/4 से लेके 5 तक क्लोज इंटरवल हो, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ दिया हमने। बाकी सबके लिए नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 ओपन इंटरवल यूनियन 5 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसे और सारे केसेस हैं, लेकिन अब इतने क्वेश्चन करने के बाद वो सारे केसेस आपको अब ग्राफ बना के आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। इसका बहुत यूजफुल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन के बारे में हमें बताना है कि एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसको देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना। यानी कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? यस सर, एक्स अपवर्ड। एक्सिस के ऊपर अपवर्ड रहेगा, पैराबोला। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये दिस मस्ट बी एन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो ही नहीं सकता। एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन फिर हमेशा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सारे रियल नंबर्स के लिए बोला हुआ है कि भाई सारे रियल नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव है। एक चीज पता लगी, फिर ये कहता है कि भाई जो x है वो x रियल भी है, ये x रियल है। तो मतलब सारे x के लिए इसकी वैल्यूज अवेलेबल हैं, और n एक नेचुरल नंबर भी है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है n की, तो आप इसमें क्या क्या कंडीशन बता सकते हैं वो बताइए। क्या क्या कंडीशन यूज कर सकते हो? अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई इसके बारे में? सर अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड, हाँ अपवर्ड पैराबोला है। और बताओ बेटा। मैं इसका ग्राफ बना दूं, कैसा ग्राफ दिखाई देगा आपको? हमेशा पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 नहीं है, इसका भी ध्यान दो। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब एक्स एक्सिस। ऊपर बनेगा। तो इसकी क्या तो कंडीशन होगी? अनरियल रूट्स होंगे। अनरियल रूट्स होंगे। कंडीशन बताओ क्या होगी? ए इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। 0। और क्या 0। होगा?
और D एक is कंडीशन less than होगी zero. डी इज लेस देन जीरो। डी लेस देन 0, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? n minus 2, n minus 2. तो ये हो गया n माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4 AC n माइनस टू इंटू एन प्लस फोर इज लेस देन जीरो। और इसका भी ध्यान रखना है कि n एक नेचुरल नंबर है, इसको भी नहीं भूलना है, n इज अ नेचुरल नंबर, है ना। तो अब इन सब का ये एंड का केस है, तो इंटरसेक्शन, इसका जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इन सब का इंटरसेक्शन से आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि एंड के केस बन रहे हैं, है ना। तो यहां से तो आपको मिल गया n इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती, ना 2 हो सकती। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी अगेन अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन n में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, आप इसको, ये 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये 16 माइनस n माइनस टू इंटू एन प्लस फोर इज लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करिए, 16 माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर, 4n माइनस 2n प्लस 2n हो जाएगा, और माइनस 8 इज लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 24 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n इज लेस देन जीरो। और अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 इज लेस देन जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, n प्लस सिक्स इंटू एन माइनस फोर इज लेस देन जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया n प्लस सिक्स इंटू एन माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व करिए, ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, इसका एक रूट आ गया माइनस सिक्स और दूसरा रूट आ गया 4, और हमें ये पॉजिटिव चाहिए, तो n इज लेस देन 6, इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि पहले ही हमें एक कंडीशन मिली हुई है कि n ग्रेटर देन 2 है, तो यही वाला सॉल्यूशन लेंगे, तो ये क्या हो 4 to जाएगा? infinity. n इज 4, n इज ग्रेटर देन 4। लेकिन आपको बताया हुआ है कि भाई जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो इन हम क्या लिखेंगे? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो इसका मतलब n किसको बिलोंग करेगा? n बिलोंग करेगा 5 को, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो 5 6 7 इस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। और फिर n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 5. 5, तो n की मिनिमम वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ की जानकारी नहीं है तो ये बड़े मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन अगर ग्राफ आपको समझ में आते हैं तो फिर इसमें कुछ भी नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, ये है इफ द इनइक्वालिटी, उज्जवल बेटा कहाँ गायब थे इतनी देर से? सर वो इंटरनेट प्रॉब्लम था। भाई कैसे काम चलेगा फिर? इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप लोग एक नए ग्रुप पे एडेड हो, उसको देखना है जरा सब कुछ, ठीक है। अब तो शायद ही कुछ समझ में आएगा, फिर भी देखो जरा। इफ द इनइक्वालिटी इज लेस देन 5 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये जो इनइक्वालिटी है तो m की वैल्यूज को बताना है, तो ये है m x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज लेस देन 5। ये 5 से छोटा है, तो ये फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे हम इसको प्लेन कर लेते हैं। इससे क्या, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको जरा देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 किस तरह का फंक्शन है ना। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो कर सकते हैं.
ऑलवेज पॉजिटिव, तो वही चेक करना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है या नहीं। ए इसमें 1 है तो पॉजिटिव है ना। और डी को चेक करना है, डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 हो गया -4 एंड दिस इज नेगेटिव, तो डी नेगेटिव हो गया। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और डी नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो गया mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज लेस देन, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ठीक है, अब ये अगर ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हम एक तरफ ले आए तो एक नया क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा m-5, तो ये m-5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया 3x माइनस 10x माइनस 7x, और फिर 4 से 10 को माइनस कर दो, तो 4 से 10 को माइनस कर दिया तो -6 इज लेस देन 0, है ना। और x कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस फंक्शन के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये जो सारा फंक्शन है ये नेगेटिव है, ये आपको किस बारे में बता रहा है। अगर ये पूरा फंक्शन नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका क्या यस मतलब होगा। सर। अगर ये पूरा फंक्शन नेगेटिव है, ये जैसे पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया, तो आप इसमें क्या क्या इनइक्वालिटीज बना सकते हो, क्या क्या कंडीशन मिलेगी इससे। ए इज लेस देन 0। एंड डी इज लेस देन 0। लेस देन 0, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना। तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव है, इससे हमने ये बता दिया है कि ये भाई ए इज लेस देन 0 होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है m-5, तो m-5 इज लेस देन 0 हो गया, तो m इज लेस देन 5 हो। ठीक है, और x रियल नंबर है, इसका भी ध्यान रखना है, जो कंडीशन आपको दी हुई है उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस सेट के अंदर काम करना है। और d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। -4ac, तो 4 इंटू m-5 इंटू -6 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, ये -6 इंटू -4 24 इंटू m-5 इज लेस देन 0, तो ये हो गया 49 प्लस 24m माइनस 120 इज लेस देन 0, तो 24m, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा -71, इधर जाके 71 हो जाएगा, तो m इज लेस देन 71/24, तो इधर हो गया m इज लेस देन 5 और इधर हो गया m इज लेस देन 71/24। ये एंड को बताता है, एंड फॉर इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा m इज लेस देन 5, माइनस इन्फिनिटी टू 71/24। m इज लेस देन, ये तो 5 से कम ही है, तो ये यहाँ पे आएगा 71/24। ये वाला जो पार्ट है, इस तरफ वाला जो पार्ट है, ये इंटरसेक्शन हो गया, यानी कि m इज लेस देन 71/24, तो m की वैल्यू हो गई m इज लेस देन 71/24, ये हमारा आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इससे पहले वाला पेज का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना ऐप पे, उसमें से ओके ले सर। लेना, ठीक है, या उसी में देख के अपनी कॉपी पे लिख लेना। ओके सर। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, और क्वेश्चन को देख के बताइए कि कुछ आइडिया आ रहा है इसको प्रूव करने का, सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा, और देखिए मुश्किल लग रहा है या इजी है।
करना नहीं है क्वेश्चन, बस ये बताना है कि इजी है, हो जाएगा, या मुश्किल है, नहीं होगा। उज्जवल बेटा, तुम एक नए ग्रुप में ऐड हो गए हो उसमें ऐप के अंदर, आज की जो क्लास छुट्टी हुई है उसको देख लेना, ये आ जाएगा समझ में। ओके सर। ठीक है, ये बताओ बेटा, जो ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? ये जो पूरा यस इतना सर। बड़ा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? आ रहा है ना समझ में, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो अगर इन सभी में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टिल an स्क्वायर, है ना? और यहाँ पे बाहर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x वाला टर्म, x वाले टर्म के कोफिशिएंट क्या होंगे बताओगे जरा? x वाले टर्म्स के क्या कोफिशिएंट होंगे? यहाँ पे ये आएगा 2ab x, तो 2x तो सभी में आएगा, 2x सभी में आएगा। यहाँ पे आएगा a1 b1, फिर इसका आएगा 2a2 b2, तो 2 तो पहले ही कॉमन ले रखा है, a2 b2, और जो लास्ट वाला टर्म है वो an bn आएगा, an bn। और फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या बनेगा? b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर टिल bn स्क्वायर। तो इस फंक्शन को देख के बताइए कि आप इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? सर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना? और इस पूरे फंक्शन के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पूरा फंक्शन पॉजिटिव है क्योंकि सब होल स्क्वायर है, और 0 भी हो सकता है। और ये भी पता लग रहा है कि जो a है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? सॉरी, a इज ग्रेटर देन 0, a 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन ही नहीं सकता, है ना? So this won't be a quadratic function if a is equal to 0. तो a पॉजिटिव है और f(x) greater than or equal to 0 है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? f(x) equal to 0 हो सकता है सिर्फ, नेगेटिव नहीं, तो इस तरह से होगा, मतलब ये सिचुएशन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को देख के हमें ये दो वैल्यूज के बारे में पता लग गया। अब जो मिसिंग टर्म है वो क्या है? सर डी। d। तो d के बारे में आप क्या बता सकते हो? सर डी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, और भाई ये d इक्वल टू 0 तो f(x) इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया भाई। अगर खाली ये डी हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो इसमें दो दो कंडीशन है, f(x) पॉजिटिव भी हो सकता है और f(x) 0 भी हो सकता है। और f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ये जरूरी नहीं है कि इक्वल टू 0 हो ही, ये भी हो सकता है कि f(x) इज पॉजिटिव। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन है कि हम ये सोचते हैं कि भाई इसका मतलब ये होगा कि दोनों एक साथ होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई भी एक होगा तो ये ट्रूथ हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव भी होगा। तो इसमें f(x) इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी डालनी है। तो इसलिए हम d के बारे में क्या बता सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d का मतलब क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a1b1 प्लस a2b2 टिल an का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। 4ac की वैल्यू डाल दो इसमें। क्लियर है बेटा? यस सर। यस अच्छा, सर।
तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो d इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? अगर मैं लिख रहा हूँ d इज ग्रेटर देन 0 तो इसका क्या मतलब होता है? सर फिर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यस तो सर। ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं होना चाहिए भाई, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें ये दो पॉसिबिलिटीज है ना, यही तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ये इसका मतलब है d इज लेस देन 0, भाई अगर एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसमें एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी और एक ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं होके क्या आना चाहिए? लेस देन आना चाहिए। तो ये लेस देन होना चाहिए। सर ये लेस देन वाला एक और बार समझा दो क्यों आया। भाई ये जैसे फंक्शन पॉजिटिव रहेगा तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नो सर। तो d कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो एफ एक्सिस पॉजिटिव के लिए d लेस देन 0 होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे एफ एक्सिस इक्वल टू 0 है तो d 0 हो गया। यस तो सर तो आ d गया क्या सर। होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4ac। तो 4a की वैल्यू डाल दीजिए, ये a की वैल्यू हो गई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टिल an स्क्वायर, और c की वैल्यू हो गई b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। क्या 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं? यस सर। तो ये 4 से इधर डिवाइड हो गया, 4 से इधर डिवाइड हो गया, और ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको एक असाइनमेंट शीट भेजूंगा, जितना आज पढ़ाया था उसी के ऊपर यही वाले क्वेश्चंस के डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब बिल्कुल इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आप उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में उसको फिर डिस्कस करेंगे। परसों फिर 6 बजे क्लास रखते हैं। सर वेडनेसडे। नहीं, फ्राइडे, सॉरी। ओके सर। ठीक है, आप फ्राइडे तक इन क्वेश्चंस के बारे में सोचिएगा, मुश्किल लगेंगे शुरू में। ठीक, ओके सर। ओके बेटा।